सातवीं क्लास के सभी बच्चों का भूगोल की कक्षा में स्वागत है। बच्चों, आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक पृथ्वी और हमारा जीवन के पाठ 3 धरातल के रूप बदलने वाले आंतरिक कारकों को समझने का प्रयास करेंगे। बच्चों, इस पाठ को हमने 2 भागों में विभाजित किया है। पहले पाठ में हम धरातल के रूप बदलने वाले आंतरिक कारकों में दीर्घकालिक बलों पर चर्चा करेंगे और दूसरा हम धरातल के रूप बदलने वाले आंतरिक कारकों में आकस्मिक बलों पर चर्चा करेंगे। आज के भाग में हम दीर्घकालिक बलों द्वारा धरातल पर किस प्रकार से परिवर्तन होते हैं यह समझने का प्रयास करेंगे। बच्चों, आज की कक्षा में हम सीखेंगे कि स्थल मंडलीय प्लेटें क्या हैं और ये किस प्रकार से गति करती हैं। दूसरा, स्थल मंडलीय प्लेटों की गति के कारण किस प्रकार से धरातल पर परिवर्तन होते हैं। उसके बाद हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि स्थल मंडलीय प्लेटों की गति के कारण जिन आंतरिक बलों की उत्पत्ति होती है उन आंतरिक बलों द्वारा धरातल पर किस प्रकार से परिवर्तन होते हैं और इन आंतरिक बलों का पर्वत निर्माण की प्रक्रिया में क्या योगदान है। बच्चों, आपने पिछले पाठ और पिछली कक्षाओं में जाना था कि धरातल का स्वरूप सब जगह पर एक जैसा नहीं है। धरातल पर कहीं पर पहाड़ हैं तो कहीं पर मैदान हैं, कहीं पर पठार हैं, कहीं पर महाद्वीप हैं तो कहीं पर महासागर हैं। यानी धरातल का जो सतह है वो सब जगह पर एक जैसी नहीं है, उसका स्वरूप हर जगह पर अलग अलग है। तो बच्चों, आज जो हमें धरातल का स्वरूप दिखाई देता है, आज से हजारों या लाखों साल पहले धरातल इस प्रकार का नहीं था। इसकी आकृति अलग प्रकार की थी। जो स्थल पर हमको धरातल पर जो हमें विभिन्न आकृतियां दिखाई देती हैं, जैसे पहाड़, पठार, इन्हें ही हम स्थल आकृतियां कहते हैं। तो आज से हजारों साल पहले धरातल पर जो स्थल आकृतियां हैं वो आज से भिन्न थी। धीरे धीरे धरातल का स्वरूप बदलने लगा। तो वे कौन से कारक यानी कारण हैं जिनसे धरातल के स्वरूप में बदलाव आ रहा है और आगे भी आता जा रहा है। बच्चों, आज के पाठ में हम इन्हीं कारकों को समझने का प्रयास करेंगे। बच्चों, आपने पिछले पाठ में पढ़ा था कि पृथ्वी जो है उसको हमने 3 परतों में, उसकी सतह को हमने 3 परतों में विभाजित किया हुआ है। सबसे ऊपर ये पृथ्वी की परत है। इसमें सबसे ऊपर भूपर्पट्टी होती है। भूपर्पट्टी उसके नीचे मेंटल की एक मोटी परत होती है और सबसे नीचे क्रोड की परत होती है। बच्चों, ये जो भूपर्पट्टी है और जो मेंटल है, इसकी परत को ही मिलाकर स्थलमंडल बनता है। यानी स्थलमंडल क्या है? भूपर्पट्टी और मेंटल का ऊपरी भाग, जिसका विस्तार 10 से लेकर 200 किलोमीटर नीचे गहराई में होता है। इससे स्थलमंडल का निर्माण होता है। बच्चों, स्थलमंडल जो है ये एक संपूर्ण खंड नहीं है। यानी ये पूरी धरातल का जो स्थलमंडल है वो एक अकेला भाग नहीं है, बल्कि यह कई दृढ़ खंडों में बटा हुआ है। दृढ़ माने मजबूत खंडों में बटा हुआ है। इसे हम एक उदाहरण द्वारा समझने का प्रयास करेंगे। बच्चों, आपके कमरे का एक फर्श मान लो पृथ्वी का धरातल है। अब ये जो फर्श है यह केवल एक टाइल से या एक पत्थर से ना बना होकर यह कई टाइल्स और कई पत्थर से मिलकर बना हुआ होता है। तो प्रत्येक टाइल या प्रत्येक पत्थर
क्या है? एक स्थल मंडल का खंड है। तो इन स्थल मंडल के खंडों को हम स्थल मंडलीय प्लेट कहते हैं। ये प्लेट जो हैं ये धरातल पर स्थिर नहीं है, यानी एक जगह टिकी नहीं है, बल्कि ये प्लेटें दुर्बलता मंडल पर धीरे 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 तैरती रहती हैं, यानी गति करती रहती हैं। दुर्बलता मंडल आपको पता होगा, आपने पाठ 1 में पढ़ा था कि पृथ्वी की जो 3 परतें हैं उसमें सबसे ऊपर भूपर्पटी और उसके नीचे मेंटल की परत है। मेंटल की जो परत है उसका जो नीचे 400 किलोमीटर तक का जो विस्तार है वही भाग दुर्बलता मंडल कहलाता है। पृथ्वी की इस परत में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, जिसके कारण चट्टानी या शैल पिघली हुई अवस्था में पाए जाते हैं। इन पिघली हुई अवस्थाओं में होने के कारण जो स्थल मंडलीय प्लेटें हैं वो उसके ऊपर धीरे 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 गति तैरती रहती हैं और गति करती रहती हैं। तो इन स्थल मंडलीय प्लेटों की गति को हम विवर्तनिक संचलन कहते हैं। उसके अतिरिक्त इसको हम अंग्रेजी में टेक्टोनिक मूवमेंट्स भी कह सकते हैं। स्थल मंडलीय प्लेटों को अंग्रेजी में टेक्टोनिक प्लेट्स कहते हैं, और जब ये धीरे धीरे दुर्बलता मंडल पर गति करती हैं तो इस गति को हम विवर्तनिक संचलन कहते हैं। बच्चों, जो प्लेटें जब पृथ्वी के धरातल पर जो गति करती हैं उसके कारण ही धरातल पर परिवर्तन आते हैं। बच्चों, जब ये प्लेटें गति करती हैं तो धरातल पर किस प्रकार से परिवर्तन होता है ये हम समझने का प्रयास करेंगे। जब ये स्थल मंडलीय प्लेटें अगर एक विपरीत दिशा में गति करें, यानी धरातल पर जब ये प्लेटें एक दूसरे से दूर की तरफ जाती हैं तो धरातल पर बड़ी बड़ी और लंबी लंबी दरारें बन जाती हैं, जिनसे भ्रंश पर्वतों और भ्रंश घाटियों का निर्माण होता है। जैसे सतपुड़ा पर्वत का निर्माण इसी प्रक्रिया द्वारा हुआ है। जब स्थल मंडलीय प्लेटों की यही गति, यानी जब ये स्थल मंडलीय प्लेटें विपरीत दिशा में गति करें और वो सतह समुद्र के तलहटी के नीचे हो, यानी समुद्र की तलहटी के नीचे जब ये स्थल मंडलीय प्लेटें विपरीत दिशा में गति करती हैं तो समुद्र की तलहटी पर लंबी और बड़ी दरारें बन जाती हैं। क्योंकि समुद्र के नीचे की भूपर्पटी थोड़ी सी पतली होती है, जिसके कारण पृथ्वी का जो दुर्बलता मंडल का जो लावा होता है वो इन दरारों से बाहर निकलने लगता है, और उसके कारण समुद्र के धरातल पर या तलहटी पर कटकों का निर्माण होता है। जैसे अटलांटिक महासागर का जो मध्य अटलांटिक कटक है उसका निर्माण इसी प्रक्रिया द्वारा हुआ है। बच्चों, जब स्थल मंडलीय प्लेटों की यही गति समान दिशा में धरातल के ऊपर होती है तब क्या होता है? जब यही गति अगर समान दिशा में हो, यानी कि एक दूसरे की तरफ ये स्थल मंडलीय प्लेटें गति करें तो धरातल पर मोड़ पड़ जाते हैं, जिससे मोड़दार पर्वतों का निर्माण होता है। अब अगर स्थल मंडलीय प्लेटों की यही गति समुद्र के नीचे हो तब क्या परिवर्तन आता है? तब ये जो प्लेटें हैं जब उस धरातल पर समुद्र के नीचे मोड़ पड़ने के कारण धीरे धीरे यहाँ पर भी गर्तों का निर्माण होता है। जैसे प्रशांत महासागर का जो मैरियाना गर्त है उसका निर्माण इसी प्रक्रिया द्वारा हुआ है। बच्चों, अब हम समझेंगे कि बल क्या हैं और उनके प्रभाव से धरातल पर किस प्रकार से परिवर्तन आता है। बच्चों, आपने विज्ञान में बलों के विषय में अवश्य पढ़ा होगा कि बल द्वारा यदि हम किसी वस्तु पर बल लगाते हैं तो उसके स्थिति, उसके आकार, उसकी आकृति में परिवर्तन आ जाता है। यानी हम बल द्वारा किसी वस्तु की स्थिति, आकार और आकृति में परिवर्तन ला सकते हैं। यही प्रक्रिया धरातल के परिवर्तन पर भी इस्तेमाल होती है। यानी हम बल द्वारा हम किसी भी वस्तु, किसी भी धरातल की आकृति या आकार या स्थिति में जो भी परिवर्तन आ जाता है इन बलों के द्वारा।
प्रकृति के आधार पर हम इन बलों को दो भागों में विभाजित कर सकते हैं। पहला है आंतरिक बल। आंतरिक माने होता है अंदर की तरफ। वह बल जो पृथ्वी की सतह के नीचे कार्य करता है। यह बल पृथ्वी की सतह के नीचे ही उत्पन्न होता है और उसकी सतह के नीचे ही कार्य करता है। इसे हम आंतरिक बल कहते हैं। दूसरा है बाह्य बल। बाह्य बल मतलब यह वह बल जो पृथ्वी की सतह के ऊपर कार्य कर रहा है और यह बल पृथ्वी की सतह के ऊपर ही लग रहा है। तो इस प्रकार धरातल पर परिवर्तन लाने वाले दो प्रकार के बल होते हैं, पहला आंतरिक और दूसरा बाह्य बल। अब आज के पाठ में हम केवल आंतरिक बलों पर भी चर्चा करेंगे। बच्चों, आंतरिक बल भी दो प्रकार के होते हैं, पहला दीर्घकालिक और दूसरा आकस्मिक। दीर्घकालिक जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि यह बल बहुत लंबे समय तक धरातल के नीचे लगता रहता है। इसलिए इस बल द्वारा जो भी परिवर्तन होते हैं वो बहुत बहुत धीमी गति से होते हैं। यानी दीर्घकालिक बलों द्वारा परिवर्तन बहुत धीमी गति से होते हैं और ये इतनी धीमी गति से होते हैं कि मनुष्य को आभास नहीं हो पाता कि पृथ्वी के धरातल पर परिवर्तन आ रहा है और इसीलिए इनका प्रभाव हमें हजारों या लाखों साल बाद जाके दिखाई देता है। इस प्रक्रिया को हम एक उदाहरण द्वारा समझने का प्रयास करेंगे। बच्चों, आपके घर में एक पलंग होगा। उस पलंग की स्थिति में यदि हर साल हम केवल 2 मिलीमीटर उसको एक दिशा में खिसका दें, यानी पलंग को केवल एक साल में 2 मिलीमीटर एक दिशा में खिसका दें, तो आपको बिल्कुल आभास नहीं होगा कि पलंग की स्थिति में परिवर्तन आया है। अब अगर यही 2 मिलीमीटर खिसकाव प्रति वर्ष होता रहे तो लगभग 5 साल बाद आपको महसूस होगा कि लगभग 1 सेंटीमीटर पलंग जो है वो अपनी स्थिति से खिसक गया है। यानी 5 साल बाद भी क्योंकि 1 सेंटीमीटर ही खिसकेगा तो आपको आभास नहीं होगा कि पलंग की स्थिति में परिवर्तन आया है। लेकिन अगर यही प्रक्रिया आगे साल दर साल चलती जाए तो लगभग 20 से 30 वर्षों बाद यह आपको आभास हो सकता है कि हाँ, आपके पलंग की स्थिति में परिवर्तन आ रहा है। क्योंकि पलंग तो छोटा है, आपको आसानी से उस पर परिवर्तन दिखाई दे सकता है, लेकिन वो भी इतना आसानी से नहीं। वो परिवर्तन भी आपको लगभग 20 से 30 सालों बाद दिखाई देगा। लेकिन पृथ्वी तो बहुत बड़ी है, तो जब पृथ्वी पर बहुत धीमी गति से परिवर्तन होते हैं तो आपको उनका आभास तुरंत नहीं हो पाता है। तो दीर्घकालिक बलों द्वारा जो परिवर्तन होते हैं उनका आभास हमें बहुत समय बाद दिखाई देता है। दूसरे प्रकार का आंतरिक बल है आकस्मिक बल। आकस्मिक माने अचानक होने वाला, यानी वह परिवर्तन जो अचानक हो जाता है उसे हम आकस्मिक बलों द्वारा मानते हैं। यानी आकस्मिक बलों द्वारा परिवर्तन बहुत तीव्र गति से और जल्दी से हो जाता है। क्योंकि यह तीव्र गति से होता है, तुरंत हो जाता है, इसलिए इसका आभास भी हमें तुरंत दिखाई देने लगता है और इसका प्रभाव भी हमें तुरंत दिखाई देने लगता है। तो बच्चों, दीर्घकालिक बलों और आंतरिक बलों में, आकस्मिक बलों में क्या अंतर है कि दीर्घकालिक बल द्वारा परिवर्तन धीमी गति से होते हैं, जबकि आकस्मिक बलों द्वारा परिवर्तन बहुत तीव्र गति से होते हैं। दीर्घकालिक बलों द्वारा परिवर्तनों का आभास हमें तुरंत हो जाता है, लेकिन आकस्मिक बलों द्वारा परिवर्तनों का आभास हमें तुरंत नहीं हो पाता। उसके अतिरिक्त इनका प्रभाव, दीर्घकालिक बलों द्वारा परिवर्तनों का प्रभाव हमें हजारों वर्ष बाद दिखाई देता है, जबकि आकस्मिक बलों द्वारा जो परिवर्तन होते हैं उनका प्रभाव हमें तुरंत दिखने लगता है। उसके अतिरिक्त बच्चों, एक अंतर और है दीर्घकालिक बलों और आकस्मिक बलों में। दीर्घकालिक बलों द्वारा जो परिवर्तन होते हैं उनसे अधिकतर पर्वतों का, पठारों का निर्माण
होता है। उसके अलावा महाद्वीपों और महासागरों का निर्माण होता है। जबकि आकस्मिक बल द्वारा जो भी परिवर्तन होते हैं उनका प्रभाव हमें तुरंत दिखाई देने लगता है और वो परिवर्तन अधिकतर विनाशकारी होते हैं। यानी आकस्मिक बल द्वारा जो भी परिवर्तन होते हैं वो अधिकतर विनाशकारी होते हैं। बच्चों, इन दीर्घकालिक बलों और आकस्मिक बलों के भी दो रूप हैं। दीर्घकालिक बलों के दो रूप हैं, वलन और भ्रंशन। आकस्मिक बलों के भी दो रूप हैं, ज्वालामुखी और भूकंप। इसे हम बारी बारी से समझने का प्रयास करेंगे। बच्चों, वलन जो है, वलन का शाब्दिक मतलब होता है मोड़ पड़ना। जब पृथ्वी की सतह के नीचे जब स्थलमंडलीय प्लेटें गति करती हैं तो इससे क्या होता है कि धरातल पर मोड़ पड़ने लगते हैं। यानी अगर स्थलमंडलीय प्लेटों की गति समान दिशा में हो, यानी वो एक दूसरे के सामने सामने की तरफ गति करती हैं, तो क्या होता है कि धरातल पर मोड़ पड़ जाते हैं। इन मोड़ पड़ने के कारण वलित पर्वतों का निर्माण होता है। जब यही दीर्घकालिक बल विपरीत दिशा में गति करते हैं, यानी एक दूसरे से दूर जाते हैं, तब क्या होता है, तब धरातल पर लंबी और गहरी दरारें बन जाती हैं, जिनसे भ्रंश पर्वतों और भ्रंश घाटियों का निर्माण होता है। आकस्मिक बल के भी दो रूप हैं, ज्वालामुखी और भूकंप। ज्वालामुखी क्या है? जब आंतरिक उथल पुथल के कारण जब मेंटल का गर्म लावा एक नली द्वारा धरातल पर एक छेद कर बाहर आ जाता है, तब धरातल पर एक विस्फोट होता है। इस विस्फोट को हम ज्वालामुखी विस्फोट कहते हैं। तो आकस्मिक बल द्वारा का पहला रूप है ज्वालामुखी। दूसरा है भूकंप। जब आंतरिक उथल पुथल के कारण धरातल पर कंपन हो जाए, यानी धरातल हिलने लगे, तो क्या होता है, तब पृथ्वी पर भूकंप आता है। तो इस प्रकार हमने देखा कि आंतरिक बलों के दो प्रकार हैं, दीर्घकालिक बल और आकस्मिक बल। दीर्घकालिक बलों के दो रूप हैं, वलन और भ्रंशन, और आकस्मिक बलों के दो रूप हैं, ज्वालामुखी और भूकंप। तो इस प्रकार से हम आंतरिक बलों को वर्गीकृत कर सकते हैं। बच्चों, अभी हमने देखा था कि दीर्घकालिक बलों का प्रभाव जो है वो हमें तुरंत दिखाई नहीं देता है, बल्कि इनका प्रभाव हमें बहुत सालों बाद दिखाई देता है। उसका कारण कि स्थलमंडलीय प्लेटें जो हैं वो बहुत धीमे धीमे गति करती हैं। ये स्थलमंडलीय प्लेटों की गति इतनी धीमी है कि ये वर्ष में केवल कुछ मिलीमीटर ही इधर उधर खिसक पाती हैं। ये स्थलमंडलीय प्लेटें या तो एक दूसरे की तरफ गति करती हैं, यानी समान दिशा में गति करती हैं, या फिर ये स्थलमंडलीय प्लेटें एक दूसरे की विपरीत दिशा में गति करती हैं, या ये स्थलमंडलीय प्लेटें एक दूसरे के बराबर बराबर गति करती हैं। इन गतियों के कारण ही स्थलमंडल पर परिवर्तन आते हैं। इसे हम एक उदाहरण द्वारा समझने का प्रयास करेंगे। बच्चों, आज से लगभग 20 करोड़ वर्ष पहले पृथ्वी पर केवल एक ही महाद्वीप था, जिसे पेंजिया महाद्वीप कहते हैं। यानी उस समय धरातल पर के स्थलमंडल पर जितनी भी स्थलमंडलीय प्लेटें थी, वो सभी प्लेटें जिन पर ये महाद्वीप स्थित हैं, ये सभी एक जगह पर इकट्ठे थी। इसलिए पृथ्वी पर केवल एक ही महाद्वीप था और इसके चारों ओर केवल एक ही महासागर था, जिसे हम पेंथालसा महासागर कहते हैं। धीरे धीरे धरातल का रूप बदलने लगा। कैसे? कि ये स्थलमंडलीय प्लेटें जिन पर ये महाद्वीप स्थित हैं, धीरे धीरे ये एक दूसरे से दूर जाने लगी, और जब ये धीरे धीरे दूर जाती गई, इनमें खिसकाव शुरू हुआ, ये दूर जाने लगी, तब इन स्थलमंडलीय प्लेटों की स्थिति में परिवर्तन आने लगा और नए नए महाद्वीपों का निर्माण होने लगा। धीरे धीरे जब ये और दूर चली गई, तो आज के समय में पृथ्वी पर 7 महाद्वीप और 5 महासागर हैं। परंतु
प्लेटों की गति अभी रुकी नहीं है, अभी भी ये प्लेटें धीरे धीरे अपनी जगह से खिसक रही हैं, यानी या तो एक दूसरे से दूर जा रही हैं, यानी इनकी गति या तो समान दिशा में है या विपरीत दिशा में है या बराबर बराबर में दिशा में है, जिसके कारण धरातल पर निरंतर परिवर्तन आता जा रहा है। और जब ये स्थलमंडलीय प्लेटें अभी एक दूसरे से दूर जा रही हैं तो अभी भी महासागरों के और भूमि के विस्तार में बदलाव आता जा रहा है। इसे हम एक उदाहरण द्वारा समझेंगे कि जो भारतीय प्लेट है, जिस प्लेट पर भारत स्थित है उसे भारतीय प्लेट कहते हैं। इसके ठीक ऊपर यूरेशियन प्लेट है। अब उसके ठीक ऊपर यूरेशियन प्लेट है। तो ये भारतीय प्लेट धीरे धीरे यूरेशियन प्लेट के नीचे खिसक रही है, लेकिन इसकी गति बहुत धीमी है। यह प्लेट एक वर्ष में केवल 5 सेंटीमीटर ही यूरेशियन प्लेट के नीचे जा रही है, जिसके कारण हिमालय पर्वत की ऊंचाई बढ़ती जा रही है, परंतु इसका प्रभाव हमें तुरंत दिखाई नहीं दे रहा है। अपितु जब धीरे धीरे हिमालय पर्वत और ऊंचा होता जाएगा तो लगभग हज़ारों साल बाद हमें उसका प्रभाव दिखाई देगा कि हाँ, हिमालय पर्वत की ऊंचाई बढ़ती जा रही है। तो इस प्रकार दीर्घकालिक बलों द्वारा जो परिवर्तन होते हैं उनका प्रभाव हमें तुरंत दिखाई नहीं देता है। बच्चों, अभी आपने देखा था कि जो दीर्घकालिक बल हैं उनके 2 रूप हैं, पहला वलन और दूसरा भ्रंशन। वलन का मतलब होता है मोड़ पड़ना, यानी वलन का शाब्दिक अर्थ है मोड़ पड़ना। जब स्थलमंडलीय प्लेटें आमने सामने की या विपरीत दिशा में जब गति करती हैं तो उनसे कुछ आंतरिक बलों की उत्पत्ति होती है। इन आंतरिक बलों द्वारा ही पर्वत निर्माण की प्रक्रिया होती है। जैसे पहला है वलन, यानी धरातल पर मोड़ पड़ने लगते हैं। जब स्थलमंडलीय प्लेटों की गति आमने सामने की दिशा में होती है तब इन प्लेटों पर दबाव पड़ता है, और दबाव के कारण क्या होता है कि ये धरातल पर मोड़ पड़ने लग जाते हैं, और इन मोड़ पड़ने के कारण धरातल पर मोड़दार पर्वतों का निर्माण होता है। जो मोड़ पड़े हैं आपको जैसे चित्र में दिखाई दे रहा है कि जब धरातल पर इन स्थलमंडलीय प्लेटों की गति आमने सामने की दिशा में हुई तो इस धरातल पर मोड़ पड़ गए। मोड़ पड़ने से क्या हुआ है कि मोड़दार पर्वतों का निर्माण हुआ है, और इन मोड़दार पर्वतों के बीच में घाटियों का निर्माण हुआ है। भारत और विश्व के कुछ प्रमुख मोड़दार पर्वत हैं। भारत में हिमालय पर्वत, यूरोप में अल्प्स पर्वत, उत्तर अमेरिका का रॉकीज पर्वत और दक्षिण अमेरिका का एंडीज पर्वत। आपको इस मानचित्र में इन मोड़दार पर्वतों की स्थिति दिखाई दे रही होगी। आप देखिए, भारत के उत्तर में हिमालय पर्वत है, उसके बाद यूरोप में अल्प्स पर्वत है, उत्तर अमेरिका में के पश्चिमी तरफ रॉकीज पर्वत और दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तरफ एंडीज पर्वत हैं। ये सभी पर्वतों जो हैं इनका निर्माण धरातल पर मोड़ पड़ने के कारण हुआ है। बच्चों, इन मोड़दार पर्वतों के निर्माण की प्रक्रिया को हम एक कागज़ की गतिविधि द्वारा भी समझ सकते हैं। आपको एक साधारण सा कागज़ लेना है। अब आप इस कागज़ को एक समतल सतह पर बिछा दीजिए। अब आप इस कागज़ के दोनों तरफ अपने हाथों से अंदर की तरफ यानी आमने सामने की दिशा की तरफ जब दबाव डालेंगे तो आपको दिख रहा है कि कागज़ के बिल्कुल बीच में मोड़ पड़ने लगे, कागज़ के बीच में सिकुड़न आने लगी। यही प्रक्रिया मोड़दार पर्वतों के निर्माण में भी इस्तेमाल होती है। इसे आप एक और गतिविधि द्वारा समझ सकते हैं। बच्चों, आपके को चिकनी मिट्टी आराम से मिल जाएगी। आप चिकनी मिट्टी की 2 परत बनाइए। उन 2 परत को आप पास पास रखिए और उन पर आमने सामने की दिशा में जब आप दबाव लगाएंगे तो आप देखेंगे कि जो चिकनी मिट्टी की परत है उस पर मोड़ पड़ने लगे हैं। इस प्रक्रिया द्वारा आप मोड़दार पर्वतों के निर्माण की प्रक्रिया को आसानी से समझ सकते हैं। बच्चों, दीर्घकालिक बलों का दूसरा प्रभाव है भ्रंशन।
भ्रंशन का शाब्दिक अर्थ होता है नीचे गिरना। जब स्थलमंडलीय प्लेटें विपरीत दिशा में गति करती हैं, यानी एक दूसरे से दूर जाती हैं, तब इन स्थलमंडलीय प्लेटों पर तनाव उत्पन्न होता है और इस तनाव के कारण धरातल पर लंबी और बड़ी बड़ी दरारें पड़ जाती हैं। जो इन दरारों को हम भ्रंश कहते हैं। भ्रंशों के सहारे की जो भूपर पट्टी होती है, उस भूपर पट्टी के का कुछ भाग नीचे की ओर धंस जाता है और कुछ भाग ऊपर की ओर उठ जाता है। तो जो भाग नीचे धंस जाता है, जैसा कि आपको चित्र में दिखाई दे रहा है कि भूपर पट्टी का कुछ भाग नीचे की तरफ धंस गया है और कुछ भाग ऊपर की तरफ उठ गया है। तो जो भाग ऊपर उठ जाता है उसे हम भ्रंश पर्वत कहते हैं। भ्रंश पर्वतों के अन्य नाम हैं हॉर्स पर्वत या ब्लॉक पर्वत। और जो भाग नीचे की ओर धंस जाता है उसे हम भ्रंश घाटी कहते हैं। यानी स्थलमंडलीय प्लेटें जब विपरीत दिशा में गति करती हैं तो उससे जिन आंतरिक बलों की उत्पत्ति होती है उनसे भ्रंश पर्वतों और भ्रंश घाटियों का निर्माण होता है। भ्रंश घाटियों और भ्रंश पर्वतों के कुछ उदाहरण हैं। भारत में विंध्याचल पर्वत और भारत में ही सतपुड़ा पर्वत। और भ्रंश घाटियों के उदाहरण हैं तापी व नर्मदा नदी। जो नर्मदा और तापी नदी जो बहती हैं वो भ्रंश घाटियों में होकर ही बहती हैं। मानचित्र में आपको विंध्याचल पर्वत और सतपुड़ा पर्वत की स्थिति दिखाई दे रही होगी। तो बच्चों, आज आपने सीखा कि पृथ्वी का स्थलमंडल एक खंड ना होकर अनेक मजबूत खंडों में विभाजित है। ये जो मजबूत खंड हैं इन्हें हम स्थलमंडलीय प्लेट कहते हैं। ये स्थलमंडलीय प्लेट धरातल पर स्थिर नहीं है, बल्कि ये दुर्बलता मंडल पर धीमे धीमे तैरती रहती हैं और गति करती रहती हैं। स्थलमंडलीय प्लेटों की इस गति के कारण ही धरातल पर परिवर्तन आते हैं। जब ये स्थलमंडलीय प्लेटें धरातल पर गति करती हैं तो उनसे कुछ आंतरिक बलों की उत्पत्ति होती है। ये आंतरिक बल दो प्रकार के होते हैं, दीर्घकालिक और आकस्मिक। दीर्घकालिक बलों द्वारा जो परिवर्तन होते हैं वो बहुत धीमी गति से होते हैं। उनका प्रभाव हमें तुरंत दिखाई नहीं देता है, बल्कि इनके द्वारा जो परिवर्तन होते हैं उनका प्रभाव हमें हजारों या लाखों साल बाद दिखाई देता है। दूसरे प्रकार का आंतरिक बल है आकस्मिक बल। इस बल द्वारा परिवर्तन तुरंत हो जाते हैं, यानी इनका प्रभाव हमें तुरंत ही दिखाई देने लगता है। और अधिकतर आंतरिक बलों द्वारा जो परिवर्तन होते हैं वो अधिकतर विनाशकारी होते हैं। और दीर्घकालिक बलों द्वारा जो परिवर्तन होते हैं उनसे महाद्वीपों, महासागरों, पर्वतों का निर्माण होता है। और ये दीर्घकालिक बल भी दो प्रकार के होते हैं। इनके दो रूप हैं, पहला वलन, दूसरा भ्रंशन। वलन द्वारा मोरदार पर्वतों यानी वलित पर्वतों का निर्माण होता है और भ्रंशन द्वारा भ्रंश पर्वतों और भ्रंश घाटियों का निर्माण होता है। आकस्मिक बलों के भी दो रूप हैं, ज्वालामुखी और भूकंप। उसे हम अगले भाग में समझेंगे। तो बच्चों, आज आपको जो भी बताया गया है उम्मीद है आपको वो अच्छे से समझ में आ गया होगा और आप उसे घर पे अवश्य दोहराएंगे। उसके अतिरिक्त जाने से पहले मैं आपको कुछ गृह कार्य देकर जाऊंगी। अभी हमने मोरदार पर्वतों के निर्माण में कागज़ द्वारा एक गतिविधि की थी। आपको यही गतिविधि अपने घर पर दोहरानी है। आपको एक कागज़ लेना है और उस पर उसके दोनों सिरों पर दबाव बनाकर यह देखने का प्रयास करना है कि मोरदार पर्वतों का निर्माण किस प्रकार होता है। आप कागज़ के बजाय आप चिकनी मिट्टी का भी प्रयोग कर सकते हैं। आप चिकनी मिट्टी की एक या दो परत बनाइए और उन पर आमने सामने की दिशा में दबाव डालिए, तो चिकनी मिट्टी पर मोड़ पड़ने लगेगा, जिससे आपको समझ में आएगा कि मोरदार पर्वतों का निर्माण किस प्रकार से होता है। उसके अतिरिक्त बच्चों, आपके पाठ्य पुस्तक में जो पृष्ठ संख्या 20 है उस पर चित्र 3.1 है। उस चित्र पर विभिन्न स्थलमंडलीय प्लेटों की स्थिति दिखाई गई है। आपको विश्व का एक मानचित्र लाना है और उस पर
स्थलमंडलीय प्लेटों को दर्शाना है और यह देखने का प्रयास करना है कि कौन सी प्लेट पर कौन सा महाद्वीप है और या फिर कौन सी प्लेट पर कौन सा महासागर है। धन्यवाद।